सम्राट और आम्रपाली अपने उपाय की पूर्ति के लिए एक दूसरे से अलग हो रहे थे, लेकिन वो उपाय क्या था ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। सम्राट वापस महल लौट कर आ गए थे। राजमाता उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन सम्राट का मन आज बहुत उदास था, इसलिए वो सीधे अपने कक्ष में चले गए। तो वहीं कौशला देवी तक चेलना ने ये बात पहुंचा दी थी कि सम्राट और आम्रपाली अब दूर हो चुके हैं और आम्रपाली ने खुद विवाह से मना कर दिया है, जिसे जानकर कौशला बहुत खुश थी। उसने त्रिलोक सिंह को सारी बातें बताई और कहा चेलना ने आखिर कर दिखाया। उसने सम्राट और आम्रपाली को अलग कर दिया। हमारा एक कार्य तो पूर्ण हुआ, अब दूसरा कार्य बाकी है, तो हमारे पुत्र अजात शत्रु को सम्राट की गद्दी पर बिठाना। बस अब जल्दी से यहाँ से निकल जाएं, फिर देखते जाइए हम क्या क्या करते हैं। कौशला देवी काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन उसकी बात सुनकर त्रिलोक सिंह का दिमाग कहीं और ही था। उसने कहा आपको ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगी? क्या अजीब? अब तुम क्या सोचने लगे? कौशला देवी ने झट से पूछा। तो त्रिलोक सिंह ने संदेह करते हुए कहा यही कि हमने इतनी ज्यादा साजिश रची, तरह तरह के षड्यंत्र किए, इसके बावजूद भी आम्रपाली और सम्राट को अलग करना मुश्किल हो गया था। और एकमात्र कुंडली का रहस्य जानने के बाद आम्रपाली सम्राट को छोड़कर चली गई और सम्राट ने उसे जाने भी दिया। ये बात हमें कुछ हजम नहीं हुई बहन। लेकिन कौशला देवी को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा क्या सत्य है और क्या असत्य, ये तो हम कारागार से बाहर जाने के बाद ही पता लगा पाएंगे। लेकिन एक बात हम अच्छी तरह से जानते हैं, और वो ये कि आम्रपाली सम्राट को कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकती। और यदि उसे ये पता चला होगा कि विवाह करने से सम्राट की मृत्यु हो जाएगी, तो वो कदापि उनसे विवाह करना स्वीकार नहीं करेगी। हम तो बस इस बात से प्रसन्न है कि आम्रपाली के पास इस कुंडली का सच पहुंच चुका है, तो अब तो उनका विवाह होने से रहा। लेकिन त्रिलोक सिंह के चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि वो अभी भी कौशला देवी के जवाब से संतुष्ट नहीं था। अगले दिन सुबह होते ही राजमाता ने महल की सारी सजावट जो विवाह के लिए हो रही थी वो सब हटवा दी। उन्होंने शिव मंदिर के पास बने मंडप को भी हटाने का आदेश दे दिया था। लेकिन तभी सम्राट वहां पहुंच गए और राजमाता को रोकते हुए कहते हैं नहीं बड़ी माँ, ये मंडप यहाँ से तब तक नहीं हटेगा जब तक हम इसकी इजाजत न दें। हमें क्षमा कीजिएगा, परंतु ये यहीं रहेगा। भले ही आप पूरे महल की सजावट हटवा दें, परंतु इसे मत हटवाइएगा। सम्राट मंडप नहीं हटने दे रहे थे, ये देखकर राजमाता ने असमंजस्य में आते हुए पूछा क्यों पुत्र, क्या हुआ? इसे हटाने दीजिए। अगर ये यहाँ रहेगा तो आपको पल पल आम्रपाली की यादें आती रहेंगी। चेलना मंदिर के द्वार के पीछे छिपकर राजमाता और सम्राट की बातें सुन रही थी। सम्राट ने नाराजगी दिखाते हुए राजमाता से कहा यादें बनी रहे, इसलिए हम चाहते हैं कि ये मंडप यहीं रहे। इसके अलावा हम आपसे कुछ नहीं कह सकते। इतना कहकर सम्राट ने एक गहरी सांस ली, अपने मन को समझाया और फिर राजमाता से दोबारा कहा राजमाता, हम अगले 2 दिन बाद एक महत्वपूर्ण कार्य से मगध से बाहर जाएंगे। ऐसे भी यहाँ रहेंगे तो हमारा मन छिन्न भिन्न रहेगा। राजमाता सम्राट के मन की स्थिति समझ रही थी। उन्होंने भी खुशी खुशी उन्हें जाने की अनुमति दे दी। तो वहीं दूसरी तरफ रात भर के सफर के बाद आम्रपाली और वर्षकार एक बैलगाड़ी में सवार होकर किसी गांव में प्रवेश कर रहे थे। आम्रपाली ने वहां चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि गांव की सीमा मजबूत लकड़ी द्वारा बनाई गई थी। वहां के घर कच्चे मिट्टी और घास फूस से बने हुए थे। उसके बावजूद भी सभी घरों के बाहर काफी सफाई थी। पूरा गांव साफ सुथरा स्वच्छ नजर आ रहा था। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी उनकी बैलगाड़ी गांव के अंदर कुछ दूर आकर रुक गई। बैलगाड़ी चालक ने वर्षकार से कहा मित्रवर, यह है भीम गांव जहां आपको आना था। इससे आगे मैं नहीं जा सकता, इसलिए लाइए मेरी 10 चांदी की मुद्राएं और फिर मुझे स्वतंत्र कीजिए। भीम गांव का नाम सुनकर वर्षकार और आम्रपाली दोनों ही बैलगाड़ी से नीचे उतर गए। वर्षकार ने उस गाड़ी वाले को उसकी 10 मुद्राएं दे दी और वो वहां से चला गया। तब आम्रपाली ने वर्षकार से पूछा, ये भीम गांव है, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? तो वर्षकार ने उस गांव की तरफ खुशनुमा चेहरे से देखते हुए कहा, आम्रपाली, बस ये समझ लीजिए कि ये वो जगह है जहाँ पर हमारे रहने की व्यवस्था भी हो जाएगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ये बोलकर वो आगे बढ़ गया। आम्रपाली भी उसके पीछे चलने लगी, लेकिन आसपास के पुरुष आम्रपाली की खूबसूरती को देखकर उसे लगातार घूरे जा रहे थे, जिससे वो असहज हो गई थी और उसने तुरंत अपना पूरा चेहरा अपनी चूनर से ढक लिया। कुछ ही देर में वो दोनों एक घर में पहुंचे। उस घर का द्वार खोलकर वर्षकार ने आम्रपाली का स्वागत करते हुए कहा,
आइए आम्रपाली, ये हमारे एक मित्र का घर है, परंतु वो ये गांव छोड़कर मगध चला गया था और सेना में भर्ती हो गया था, परंतु सम्राट के बचाव के लिए उसने अपने प्राण गंवा दिए और तब से ये घर खाली है। सम्राट ने हमें यहाँ आकर रुकने के लिए कहा था। आम्रपाली ने उस घर के अंदर चारों तरफ देखा तो वहां धूल ही धूल जमा थी। चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे थे और खिड़की खुली होने की वजह से सूखी पत्तियां और ढेर सारा कचरा जमीन पर बिखरा हुआ था। लेकिन वो घर बाहर से देखने में जितना छोटा था, अंदर से उतना ही बड़ा था। इससे पहले आम्रपाली कुछ कह पाती, द्वार पर किसी ने दस्तक दी। वर्षकार और आम्रपाली दोनों ही घबराकर द्वार की तरफ देखते हैं तो बाहर एक महिला खड़ी थी। वो महिला उन दोनों की तरफ संदेह भरी नजरों से देख रही थी। तब वर्षकार ने आदर स्वर में कहा, क्या हुआ बहन? तो उस महिला ने कहा, आप लोग कौन है? हमारा मतलब है कि हम यहीं पड़ोस में रहते हैं और इतने वर्षों बाद इस घर का द्वार खुलते हुए देखा तो हम आश्चर्य में थे, इसलिए पूछने चले आए कि आखिर इस घर में रहने के लिए कौन आ गया। तब वर्षकार और आम्रपाली ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वर्षकार ने उस महिला को जवाब दिया, जी हाँ, ये घर हमने खरीद लिया है और आज से हम दोनों यहाँ पर रहेंगे। जी, हमारा नाम विभूति है और ये है हमारी बहन अमृता, और बीच बीच में इनके पति भी आते जाते रहेंगे। वैसे आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन हम बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले हमें इस घर की सफाई करनी है। ये सब सुनकर वो महिला वहां से चली गई, लेकिन आम्रपाली अभी भी डरी हुई थी। उसके चेहरे के भाव देखकर वर्षकार ने पूछा, क्या हुआ, आप घबरा क्यों रही हैं? तो आम्रपाली ने कहा, घबराए नहीं तो क्या करें हम वो करने जा रहे हैं जिसके लिए समाज कभी भी अनुमति नहीं देगा। सम्राट से तो हमारा अब तक विवाह हुआ नहीं और आपने उन्हें पहले से ही पति घोषित कर दिया। यदि यहाँ गांव के लोगों को पता चला तो वो क्या सोचेंगे? तो वर्षकार ने कहा, सम्राट पर भरोसा रखें देवी आम्रपाली और अपने मन के इस डर को दूर कर दीजिए। एक तरफ आम्रपाली और वर्षकार भीम गांव पहुंच चुके थे तो दूसरी तरफ मगध में सम्राट वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे। तभी अंतेनाग सम्राट के पास आया। उसने सिर झुकाकर सम्राट का अभिवादन किया और कहा, सम्राट, रानी कौशला देवी के पिता महाकौशल और उनके भाई प्रसन्नजीत महल में पधार चुके हैं। इस वक्त दोनों ही आपकी सभागार में प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा महाकौशल और प्रसन्नजीत का नाम सुनकर सम्राट की त्योरियां चढ़ गईं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हमें उम्मीद थी कि वो दोनों जल्द ही यहाँ अवश्य आएंगे। तुम चलो, हम आते हैं। उसके बाद अंतेनाग वहां से चला गया और सम्राट वापस से अपनी तैयारियों में जुट गए। उनके पास चांदी का बना एक छोटा सा संदूक था जो देखने में काफी भारी भरकम था, लेकिन सम्राट के हाथ में वो अच्छे से समा गया था। सम्राट ने उसे खोला। उसके अंदर काले और सुनहरे रंग के मोतियों से बना एक हार था जो देखने में बेहद कीमती नजर आ रहा था। सम्राट ने मुस्कुराते हुए उसे वापस बंद किया और कहा, जल्द ही आपसे मुलाकात होगी आम्रपाली, बस एक दिन और हमारे बिना रह लीजिए। उसके बाद सम्राट ने संभाल कर उसे अपने पास रखा और अपनी तलवार लेकर सभागार की तरफ बढ़ गए। इधर सभा में राजा महाकौशल राजमाता के सामने खड़े थे। वो सम्राट के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पूरी सभा का माहौल तनावग्रस्त था। राजमाता ने उनसे आदर भाव में कहा, राजन, कब तक इस तरह खड़े रहेंगे? आसन ग्रहण कर लीजिए। जब से आए हैं आपने जलपान भी ग्रहण नहीं किया। पुत्र बिंबिसार बस आते ही होंगे। महाकौशल नाराज थे, लेकिन अपने शब्दों में नियंत्रण रखते हुए कहते हैं, राजमाता, जिसकी पुत्री और एक राजकुमारी कारागार में बंद हो, वो पिता और राजा क्या चैन से बैठ सकता है? और हमारी पुत्री तो इसी महल के कारागार में बंद है और आप हमसे जलपान ग्रहण करने की बात कह रही हैं। ये सुनकर राजमाता शांत थी। तभी प्रसन्नजीत ने क्रोधित स्वर में कहा, आपने हमें संदेश भेजकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है राजमाता, परंतु एक सवाल का जवाब चाहिए हमें। हमारी बहन कौशला देवी इस मगध की रानी थी, सम्राट की धर्म पत्नी थी। इसके बावजूद भी आप लोगों ने उन्हें कारागार में बंद रखा है, जो कि हमारे बर्दाश्त के बाहर है। तभी सम्राट वहां पहुंच गए। प्रसन्नजीत के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया, आपने उचित कहा, वो सम्राट की धर्म पत्नी थी और इस मगध की रानी थी, लेकिन तब तक जब तक उन्होंने इसका पालन किया। लेकिन जिस दिन से उन्होंने इन सब का पालन छोड़कर हमारे खिलाफ और मगध के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू किया, उसी दिन से न वो हमारी धर्मपत्नी रही और न ही मगध की रानी। सम्राट को सभा में प्रवेश करते हुए देखकर प्रसन्नजीत शांत हो गया। सम्राट की आंखों में कौशला के प्रति गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। सम्राट के आते ही पूरी सभा उनके सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़ी हो गई। सम्राट सीधे चलकर प्रसन्नजीत के पास आए
और उनके सामने खड़े होते हुए नाराजगी भरे स्वर में कहते हैं, अब ये मत बोल दीजिएगा कि आपकी बहन ने कभी कुछ किया ही नहीं। तो अब इन सब के लिए बात करने का वक्त खत्म हो चुका है। सम्राट को अपने सामने देखकर प्रसन्नजीत का गला सूखने लगा था, क्योंकि वो भी कौशला के व्यवहार से भली भांति परिचित था। राजा महाकौशल जानते थे कि सम्राट यदि उनसे नाराज हो गए तो उनका राज्य चला पाना असंभव हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सम्राट को समझाते हुए कहा, सम्राट, हम ऐसा नहीं कह रहे। हम जानते हमारी पुत्री ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन उसे कारागार में बंद करना उचित था क्या? सम्राट तुरंत अपने राज सिंहासन पर वापस आकर बैठ गए और राजा महाकौशल की तरफ गंभीर नजरों से देखते हुए कहते हैं, क्या उचित है और क्या अनुचित? यदि आपको ये पता है तो आपने अपनी पुत्री को क्यों नहीं सिखाया ये सब? सम्राट की रानी बनने के बाद साजिश नहीं की जाती बल्कि शासन किया जाता है। अपने साम्राज्य की कुशलता के लिए दिन रात कर्तव्य का पालन किया जाता है। खैर, हमारे पास अब इन सब के लिए वक्त नहीं है, तो बताइए आप यहाँ क्यों आए हैं? सम्राट ने सीधे सीधे राजा महाकौशल और प्रसन्नजीत को अपने शब्दों से समझा दिया था कि अब उन्हें रानी कौशला से कोई मतलब नहीं है। राजा महाकौशल ने हिचकिचाते हुए राजमाता की तरफ देखा और पूछा, राजमाता, सम्राट से विवाह के पूर्व आपने हमें वचन दिया था कि आप हमारी पुत्री को सदैव ही अपनी पुत्री समझकर रखेंगी, उन्हें किसी भी तरह का कोई भी कष्ट नहीं होने देंगी। फिर ये सब क्यों? क्या हुआ आपके वचन का राजमाता? तब राजमाता ने सम्राट की तरफ देखा और मजबूती के साथ कहा, राजा महाकौशल, इस बात से सिर्फ आप ही नहीं बल्कि पूरा मगध वाकिफ है कि हमने रानी कौशला देवी को कभी कोई कष्ट और तकलीफ नहीं दी, परंतु जब फूल ही कांटा बनकर चुभने लगे तो उसे गुलदान से निकालकर किनारे ही रख देना बेहतर होता है। तो इसका क्या मतलब समझे हम? राजा महाकौशल ने पूछा। तब सम्राट ने कहा, आप इतने अनजान कैसे बन सकते हैं राजन? इसका मतलब साफ है कि हमें आपकी पुत्री से अब कोई भी रिश्ता नहीं रखना। सम्राट की बात सुनकर महाकौशल ने बात आगे नहीं बढ़ाई। उन्होंने सीधे सीधे कहा, यदि ऐसा ही है तो फिर ठीक है सम्राट, हमें हमारी पुत्री वैसे ही वापस कर दीजिए जिस रूप में हमने आपको उसे सौंपा था। हम अब अपनी पुत्री को एक पल भी कारागार में नहीं देख सकते। उसे आजाद कर दीजिए, वो हमारे साथ कौशलपुर जाएगी। क्या सम्राट कौशला देवी को आजाद कर देंगे? क्या आम्रपाली और सम्राट की योजना सफल हो पाएगी? क्या भीम गांव में आम्रपाली सुरक्षित थी?